500 साल पहले इटली के एक जीनियस लियोनार्दो दा विंची ने एक ऐसी पेंटिंग बनाई थी जो कि आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। मोनालिसा। आखिर ऐसे क्या राज छिपे हैं इस पेंटिंग में जो इसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी और फेमस पेंटिंग बनाते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज आप मोनालिसा के बारे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो आपको हैरानी में डाल देंगी। नंबर 1। 23 जून 1952 को लुक मास्पीरो नाम के एक यंग फ्रेंच आर्टिस्ट ने पेरिस के एक होटल की चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। वह मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान के लिए पागल था। वह उनकी सुंदरता पर मोहित था। उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था जिसमें उसने मोनालिसा के लिए प्यार और सालों के इंतजार की बात लिखी थी। नंबर 2। मोनालिसा के बारे में जो सबसे रहस्यमयी बात है और जो आर्टिस्टों और हिस्टोरियंस को सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर करती है वह है मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान जो अलग अलग एंगल्स पर बदलती रहती है। मतलब यह तस्वीर पहले मुस्कुराती हुई दिखाई देती है और फिर यह मुस्कान फीकी पड़ जाती है और फिर गायब हो जाती है। एक रिसर्च से यह बात पता चली है कि जिस औरत को दा विंची ने इस पेंटिंग में बनाया है वह अपने अंदर कुछ राज छिपाए हुए है, इसलिए मोनालिसा की मुस्कान इतनी रहस्यमयी है। नंबर 3। कुछ सालों पहले एक डॉक्टर ने यह कहकर सबको हैरानी में डाल दिया कि मोनालिसा की रहस्यमयी स्माइल का राज है उसके ऊपर के 2 दांतों का टूटा होना और यही वजह है कि उसका ऊपरी होठ थोड़ा दबा हुआ है। नंबर 4। सन 2000 में हार्वर्ड के एक न्यूरो साइंटिस्ट मार्गरेट ने बताया कि मोनालिसा की मुस्कान नहीं बदलती बल्कि इंसान का माइंडसेट बदलता है। यह सब दिमाग का खेल है। जैसा आप मोनालिसा के चेहरे को देखना चाहते हो वैसा ही वह दिखेगा। यह इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पर फोकस करते हैं। नंबर 5। लियोनार्दो दा विंची ने मोनालिसा को 1503 में बनाना शुरू किया था और वह 1517 तक इस पर काम करते रहे। उनको सबसे ज़्यादा समय मोनालिसा के होठ बनाने में लगा था। मोनालिसा के होठ बनाने में दा विंची ने 12 साल लगा दिए थे। नंबर 6। यह बात सच है कि मोनालिसा एक बेहद खूबसूरत पेंटिंग है और शुरू से ही यह काफ़ी मशहूर है, लेकिन इतनी मशहूर यह कभी नहीं हुई जितनी तब कि जब इसे पेरिस के एक म्यूजियम से चुरा लिया गया था। नंबर 7। दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग को दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम से चुरा लिया जाना एक बड़ी हैरान कर देने वाली घटना थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली घटना तो तब सामने आई जब इसकी चोरी के इल्ज़ाम में जिस आदमी को शक के घेरे में लिया गया था वह एक महान पेंटर पाब्लो पिकासो थे। जी हाँ, शुरुआत में पाब्लो पिकासो पर यह चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन बाद में काफ़ी पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन के बाद उनसे यह आरोप हटा लिया गया। नंबर 8। वह इंसान कौन था जिसने मोनालिसा को चुराया था? 1911 में 21 अगस्त के दिन इसे चुराया गया था, लेकिन उस दिन इस चोरी की तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और इसे अगले दिन नोटिस किया गया। उस म्यूजियम को इन्वेस्टिगेशन के लिए 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। इस कन्फ्यूजन की वजह से कि शायद पेंटिंग को म्यूजियम में ही कहीं और रख दिया गया होगा। बाद में पता चला कि मोनालिसा को म्यूजियम के ही एक कर्मचारी विंचेंजो पेरुगिया ने ही चुराया था और वह म्यूजियम के एक छोटे से कमरे में छुप गया था। म्यूजियम बंद होने के बाद वह पेंटिंग को अपने कोट में छिपाकर फरार हो गया। नंबर 9। विंचेंजो पेरुगिया इटली का एक देशभक्त नागरिक था। उसका यह विश्वास था कि लियोनार्दो दा विंची की यह पेंटिंग उनके देश में वापस आनी चाहिए और इसे इटली के म्यूजियम में दिखाया जाना चाहिए। 2 साल बाद विंचेंजो पेरुगिया को तब पकड़ लिया गया जब वह मोनालिसा को इटली के एक फ्लोरेंस शहर में एक आर्ट म्यूजियम डायरेक्टर को यह पेंटिंग बेच रहा था।
2 हफ्तों तक मोनालिसा को इटली के उसी म्यूजियम में रखने के बाद 4 जनवरी 1914 को वापस से इसे पेरिस के म्यूजियम में लाया गया। विंचेंजो पेरुगिया को उसके अपराध के लिए 6 महीने की जेल हुई, लेकिन इटली ने उसकी देशभक्ति के लिए उसका स्वागत किया। नंबर 10, मोनालिसा की एक जुड़वा पेंटिंग भी उपलब्ध है, जो बिल्कुल लियोनार्दो दा विंची की मोनालिसा जैसी ही दिखती है। कहा जाता है कि दा विंची के समय में ही उनके एक स्टूडेंट फ्रांसिस्को मेल्जी ने ही बनाया था। यह दूसरी पेंटिंग स्पेन की राजधानी मैड्रिड के एक म्यूजियम में रखी है। नंबर 11, आज तक यह बात रहस्य है कि मोनालिसा कौन थी। मतलब दा विंची ने यह किसकी तस्वीर बनाई थी, यह कौन औरत थी। ज़्यादातर स्कॉलर्स का यह मानना है कि इस पेंटिंग में जो तस्वीर है वह लिसा घेरार्दिनी, जो कि फ्लोरेंस की एक इटालियन औरत थी। लेकिन एक थ्योरी यह भी कहती है कि मोनालिसा लियोनार्दो दा विंची की खुद की ही तस्वीर है। मतलब इस पेंटिंग में उन्होंने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। नंबर 12, इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने की कई कोशिशें हो चुकी हैं। 1956 में एक बोलिवियन टूरिस्ट ने मोनालिसा पेंटिंग पर पत्थर फेंका था, जिसकी वजह से मोनालिसा की पेंटिंग में मोनालिसा के बाएं हाथ की कोहनी के पास एक छोटा सा निशान हो गया था। बाद में इसे रिस्टोर कर दिया गया, लेकिन पेंटिंग में अब भी हल्का निशान दिखाई देता है। इससे पहले एक व्यक्ति ने इस पेंटिंग पर एसिड फेंका था। इसके बाद इस पेंटिंग की सिक्योरिटी को देखते हुए इसे बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर रख दिया गया। लेकिन इसके बाद भी एक लेडी ने इस पेंटिंग पर रेड पेन से स्प्रे करने की कोशिश की थी, और 2009 में एक रशियन लेडी ने इसकी तरफ चीनी मिट्टी की छड़ी फेंकी थी। नंबर 13, लियोनार्दो दा विंची एक लेखक भी थे, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि उन्होंने अपने सबसे फेमस पेंटिंग मोनालिसा के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय मोनालिसा पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदला गया, ताकि यह बेशकीमती पेंटिंग जर्मन नाजियों के हाथ में न चली जाए। नंबर 14, दा विंची के ही स्टूडेंट ने 1514 और 1516 के बीच मोनालिसा का एक न्यूड वर्जन भी बनाया था, जिसे मोना बन्ना कहा जाता है, जिसके हाथ और बॉडी की पोजीशन बिल्कुल लियोनार्दो की मोनालिसा जैसी ही है। कहा यह भी जाता है कि शायद इसे भी दा विंची ने बनाया हो। यह पेंटिंग पेरिस के एक म्यूजियम में रखी हुई है। नंबर 15, लियोनार्दो दा विंची ने मोनालिसा को पेंट करने में 30 से भी ज़्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया था, और उनमें से कुछ लेयर्स तो इंसानी बाल से भी बारीक थीं। नंबर 16, मोनालिसा दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल पेंटिंग है। गिनीज वर्ल्ड के अनुसार मोनालिसा हिस्ट्री की हाईएस्ट वैल्यूएशन वाली पेंटिंग है। 1962 में इसकी कीमत $100 मिलियन आंकी गई थी, और 2020 में इस पेंटिंग की कीमत $700 मिलियन के आसपास है। लेकिन इसे बेचा और ख़रीदा नहीं जा सकता, क्योंकि यह पब्लिक के लिए है। नंबर 17, 1519 में दा विंची की मृत्यु के बाद मोनालिसा फ्रांस के राजाओं की प्राइवेट कलेक्शन का हिस्सा बन गई। फ्रांस रिवॉल्यूशन के बाद पेरिस के एक म्यूजियम में इसे रख दिया गया। यह पेंटिंग नेपोलियन को इतनी पसंद आई थी कि कुछ समय के लिए उन्होंने इस पेंटिंग को अपने बेडरूम में लगवा दिया था। नंबर 18, जितना आपको लगता है यह पेंटिंग उससे काफ़ी छोटे साइज की है। इसका साइज 30 बाई 21 इंचेस का है, और इसका वजन 8 किलोग्राम है। दा विंची ने इसे पेपर और कैनवस पर नहीं बनाया था, एक लकड़ी के पैनल पर ऑयल पेंट से बनाया था, और इतनी खूबसूरती से बनाया था कि इस पर ब्रश के निशान देखना बेहद मुश्किल हैं। दा विंची के टाइम में पेपर और कैनवस मौजूद थे, लेकिन उस वक्त के पेंटर यह सोचते थे कि छोटी पेंटिंग के लिए लकड़ी का इस्तेमाल बेहतर होता है। नंबर 19, जब आप पेंटिंग को देखते हो तो आप पाओगे कि
मोनालिसा की आईब्रोज और आईलैशेस नहीं दिखती। अब सवाल उठता है कि लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा की आईब्रोज और आईलैशेस क्यों नहीं बनाई। 2017 में एक फ्रेंच इन्वेंटर ने यह पता लगाया कि दा विंची ने मोनालिसा की आईब्रो और आईलैशेस बनाई थी। उन्होंने बताया कि यह समय के साथ धीरे धीरे गायब हो गईं, शायद ओवर क्लीनिंग की वजह से गायब हो गईं। नंबर 20। मोनालिसा के फैन दुनिया भर में हैं। पेंटिंग पर बहुत सी कविताएं लिखी जा चुकी हैं, गाने भी लिखे जा चुके हैं। जब से इसे पेरिस के म्यूजियम में रखा गया है, तब से इसे वहां लव लेटर्स भी मिलते हैं, चाहने वालों की तरफ से फ्लावर्स भी मिलते हैं। नंबर 21। मोनालिसा को इंग्लिश में MONALISA लिखा जाता है, मतलब मोनालिसा, लेकिन इसकी सही स्पेलिंग MONNALISA है, मतलब मोनालिसा। लेकिन इटालियन में इसकी करेक्ट स्पेलिंग मान्नालिसा है, MANNALISA। इसका मतलब होता है माई लेडी। नंबर 22। अगर आप पेरिस में जाएं तो पेरिस के लूव्र म्यूजियम में जाने के बाद जहां मोनालिसा रखी है, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड में आपको एक पेंटिंग मिलेगी जो कि मोनालिसा से कई गुना बड़ी है। इसका नाम है द वेडिंग फेस्ट एट काना। इसे इटली के ही एक पेंटर पाओलो वेरोनीज़ ने बनाया था। दोस्तों, यह पेंटिंग इतनी खूबसूरत है कि इसकी तारीफ के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन क्योंकि यह पेंटिंग इतनी फेमस नहीं है, इसलिए लोग इसे देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। यह वजह है कि मोनालिसा के सामने तो आपको बहुत भीड़ नज़र आएगी, लेकिन इसे देखने के लिए बहुत कम लोग खड़े होंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा लें, ताकि हमारी आने वाली ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।